चलिए स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का अगला भाग पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, इसे हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस समय में गद्य की अनेक विधाओं का विकास हुआ था। अब हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का पद्य अर्थात काव्य पक्ष पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल की कविता के कई पड़ाव हैं। सबसे पहला पड़ाव भारतेंदु युग है, जो आप पढ़ चुके हैं, और दूसरा पड़ाव है द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। द्विवेदी युग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि भारतेंदु युग के बाद हिंदी आधुनिक कविता का अगला पड़ाव द्विवेदी युग है, जिसकी समय सीमा 1900 से 1920 ईस्वी तक मानी जाती है। आइए इसके सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं कि यह युग जो है, इसका नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही इसे द्विवेदी युग की संज्ञा दी गई है। इसके प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम है, एक उपाधि है, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी आदि। यह काल या यह पड़ाव जो है, इसमें भाव, भाषा व विषय सभी दृष्टियों से काव्य में विविधता दिखाई देती है। विविधता का अर्थ क्या है कि भाषा, भाव और विषय हर तरह से इस काव्य में अनेक तरह के प्रयोग किए गए हैं। अनेक रूपों में इसमें कविताएं रचना की गई है। आइए इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीय भावना, जिसे हम देश प्रेम की भावना भी कह सकते हैं। इस युग के प्रत्येक कवि ने देश के बारे में, देशभक्ति के बारे में, देश प्रेम के बारे में, अपने देश को आजाद कराने के बारे में, इस तरह से अनेक रूपों में राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया है, अपनी राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त किया है। देशवासियों में प्रेम को जागृत करते हुए इस युग के कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं। भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त जी देश प्रेम की भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। कि सभी देशों में सबसे श्रेष्ठ या महान देश कौन है, भारत देश है, जिसे ऋषि भूमि की, देव भूमि की संज्ञा भी दी गई है। इसकी अगली प्रवृत्ति है सामाजिक जागरण। सामाजिक जागरण में क्या पढ़ेंगे हम, क्या कहते हैं कि समाज में जो आपस में अंग्रेज की नीति थी कि फूट डालो और राज करो, तो उसके बारे में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि समाज में स्वार्थ की प्रवृत्ति, आपसी फूट आदि अवगुणों को हमें हटाना चाहिए, आंख खोल करके देखना चाहिए कि इन सब के को दूर कर कर ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। सामाजिक जागरण की कविता कही जा सकती है कि जरा फूट की दशा खोल कर आंख देखो, खुदगर्जी का नशा खोल कर आंख देखो। कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीकर कोई व्यक्ति देश का कल्याण नहीं कर सकता, समाज का कल्याण नहीं कर सकता। अगर हमें समाज में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी आंखों को खोलना होगा और यह देखना होगा कि कहीं हम सिर्फ स्वयं के लिए तो जिंदा नहीं हैं, हमें अपने देश के बारे में भी सोचना चाहिए। अब क्या है, अगली प्रवृत्ति है धार्मिक चेतना। इस युग के कवियों ने राम, कृष्ण आदि का ही गुणगान नहीं किया, अपितु संपूर्ण मानव जाति के बारे में जिक्र किया है, बात किया है। युग के कवियों के ईश्वर प्रेम ने विश्व प्रेम के रूप को धारण कर लिया है। इस युग के कवि क्या है, समस्त धरती को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं। वो ये कहते कि सिर्फ कोई स्वर्ग जो है एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ सुख होता है। स्वर्ग जैसा
सारी धरती को भी बनाया जा सकता है, संपूर्ण धरती को स्वर्ग जैसा सुख में बनाया जा सकता है। इसे काव्य में राम और कृष्ण आदर्श मानव के रूप में वर्णित किए गए हैं। भगवान राम के मुख से ही यह पंक्ति कहलवाई गई है। साकेत में मैथिली शरण गुप्त जी ने कहलवाई है कि भगवान राम कहते हैं कि मैं यहाँ पर स्वर्ग का संदेश नहीं लेकर आया, अपितु इस पूरी धरती को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। अगली इसकी प्रवृत्ति है नारी महिमा। इस युग के कवियों ने यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता जैसी उदात्त भावना नारी के प्रति व्यक्त की है कि जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है, नारी की पूजा का अर्थ यानी कि उसको धूप दीप से पूजा की जाती है, अर्थात उसका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का निवास रहता है। उन्होंने सीता, उर्मिला, यशोधरा, अनुसैया आदि न जाने कितनी महान नारियों के महान रूप को अपने काव्य के माध्यम से प्रकट किया है। और गुप्त जी ने तो नारी को नर से महान घोषित करते हुए यहाँ तक भी कहा है कि एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी, नर से भारी नारी, कि नारी जो है नर से भारी का अर्थ क्या है कि महान है, श्रेष्ठ है। उन्होंने यह कहने का प्रयास किया है कि नारी को कहीं भी उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। उसके महान चरित्र ने देश को, समाज को गति प्रदान की है और उस नारी के सम्मान से ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुक्त कंठ से नारी के गरिमामय रूप को अपने काव्य में स्थान दिया है और वो ये कहते हैं कि यह हमारी प्राचीन मान्यता रही है कि जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। इस प्रकार से इस युग के कवियों ने नारी की महिमा का गुणगान किया है। आइए प्रकृति चित्रण के बारे में पढ़ते हैं। द्विवेदी युग के लगभग सभी कवि जो हैं वो कैसे रहे हैं कि उन्होंने प्रकृति का चित्रण बड़ी ही सुंदर शब्दों में किया है, बहुत ही सुंदर में। प्रकृति से प्रेम करने वाले कवि हैं। भारतेंदु युग में प्रकृति को कम स्थान दिया था, उसका थोड़ा थोड़ा सा स्थान दिया था, लेकिन इस युग में आते आते कवियों ने प्रकृति को विशेष स्थान दिया है। इस युग के कवियों ने प्रकृति के आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण आदि सभी रूपों का चित्रण किया है। और कुछ एक कवि तो ऐसे हैं जैसे श्रीधर पाठक है, हरिओद जी है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, इन सब ने, और मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इन्हें तो प्रकृति के सुकुमार कवि की संज्ञा भी दी गई है। प्रकृति के बड़े सुंदर नजारों का चित्रण करके इन्होंने कविताएं लिखी हैं। आइए एक उदाहरण पढ़ते हैं। श्रीधर पाठक ने कश्मीर की सुषमा का रमणीय वर्णन करते हुए कहा है कि प्रकृति जहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष क्षणिक छवि छिन छिन धारती, कि वह अपना हर पल जो है ऐसे लगता है वेश धारण जो उसने किया है उसमें हर वक्त जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन ला रही है और अनेक तरह के छवि जो है देखने को दिखाई देती है। कवि कहना चाहता है कि कश्मीर की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इसी तरह से हरिओध जी ने भी प्रिय प्रवास में एक उदाहरण दिया है कि दिवस का अवसान का अर्थ है कि दिन बीतने वाला था, अर्थात संध्या का समय था। गगन था कुछ लोहित, अर्थात आकाश में लाली आ गई थी। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। कमलिनी कुल का अर्थ है समूह की जो प्रभा है, शोभा है, कांति है, वह दिखाई दे रही थी। जैसे कमल का पुष्प सूर्योदय के साथ खिलता है, इसीलिए कमलिनी जो है वह रात की चांदनी में खिलती है। तो कहते हैं कि इस तरह से प्रकृति की शोभा जो है हमें दिखाई दे रही थी। आगे देखते हैं इतिवृत्तात्मकता। यह इस युग की एक प्रमुख विशेषता है। इतिवृत्तात्मकता शब्द का अर्थ है वर्णन प्रधान शैली। इसका अर्थ क्या है कि जैसे जो कथाएं हैं, जो घटनाएं हैं, उनको काव्यबद्ध तरीके से लिखना। जैसे कहानी है, जो कविता है, उसको अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे लगता है कि कथा तत्व है। जहाँ कविता में कथा तत्व पाया जाता है, कहानी जैसा भाव प्रकट होता है, उस वृत्ति को, उसको हम इतिवृत्तात्मकता कहते हैं। और इस युग में यह क्यों अपनाई गई कि जो हमारी पौराणिक घटनाएं हैं, जो उत्तम चरित्र हैं, उन घटनाओं को कविताबद्ध करके हमें पेश करना है ताकि पाठक उसको पढ़ करके नैतिक और आदर्श स्थापित कर सके। नैतिकता का प्रचार, आदर्श की स्थापना के लिए इस प्रवृत्ति को अपनाया गया। इसका
अर्थ सिर्फ इतना है कि जब किसी घटना को या किसी कथा को, किसी कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसे हम इतिवृत्तात्मकता कहते हैं। और इसे अपनाने का मुख्य कारण समाज में नैतिकता का प्रचार और आदर्श की स्थापना करना था। स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद का अर्थ क्या है? जिस जहाँ कोई अंकुश नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, जो प्राचीन रूढ़ियाँ थी, जिन रूढ़ियों के आधार से काव्य रचना की जाती थी, उन सबको तोड़ करके नई शैली, नए विषयों को लेकर साहित्य का सृजन करना इस युग के कवियों की प्रमुख विशेषता है। स्वच्छंदतावादी लगभग कवि बहुत हुए हैं, पर उनमें से प्रमुख रूप से श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी जी को स्वच्छंदतावादी कवियों के रूप में द्विवेदी युग में जाना जाता है। और यह स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति जो है द्विवेदी युग में आरंभ हुई और फिर आगे बढ़ती चली गई। छायावाद, प्रगतिवाद आदि में सभी कवि स्वच्छंद होकर के अपनी बात को कहने लगे थे। मानवतावाद, मानवतावाद जो है इस युग की एक प्रमुख आप कह सकते हैं प्रवृत्तियों में से एक है। कवि ने जो है यह बात व्यक्त की है कि चाहे वह किसी भी जाति का है, चाहे कितने ही बड़े कुल का है या छोटे कुल का है, सबसे बड़ी जो भावना है वह मनुष्यत्व है, मानवता है, सबसे ऊपर है। इस मही का अर्थ है इस धरती के अंदर सबसे बड़ा पुण्य जो है वह मानवता का है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह सारी बातें जो तुलसीदास जी जैसों ने कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, इसी भावना को में जहाँ मानवतावाद का आप कह सकते हैं पोषण था, उसको इस युग के कवियों ने भी निर्वाह किया है, व्यक्त किया है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, नीच रहेगा फिर भी नीच, मनुष्य तो सबसे ऊपर है पुण्यमयी मंडल के बीच। इस युग के कवियों ने थोड़ी बहुत जो है हास्य व्यंग की प्रवृत्ति भी अपनाई है। कहीं कहीं पर हमें कुछ कविताओं में दिखाई देती है कि झूठ को सच कर दिखलाते, सो ही सच्चा साधु कहाते, मुँह जिसका हो न सके बंद, समझो उसे सच्चिदानंद। अर्थात जिसका मुंह कभी बंद ही न होता उसे सच्चिदानंद माने। एक व्यंग है समाज के ऊपर कि आज हमारे समाज में इसी तरह के साधु आदि दिखाई देते हैं। जब आप ये इनकी विशेषताएं लिखते हैं तो मैंने आपको कोटेशन दी है और जो पंक्तियां इसकी व्याख्या के रूप में सभी बच्चे अपनी अपनी भाषा से अपने अपने अनुसार लिख सकते हैं, अपना सकते हैं। कला पक्ष का अर्थ होता है, ये आपने इससे पहले जो प्रवृत्तियां पढ़ी थी वो सभी भाव पक्ष थी कि किन किन भावों को लेकर था। और काव्य रूप जो है वो इसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों तरह के काव्य लिखे गए। यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी का पूरा विकास हुआ। जैसे ही सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उसके संपादक बने और उसका आप कह सकते हैं प्रादुर्भाव हुआ, तो हिंदी में जो है एक परिष्कृत व्याकरण सम्मत भाषा हमें दिखाई दी। इस युग में खड़ी बोली हिंदी का व्याकरण सम्मत परिष्कृत भाषा का विकास हुआ। इस युग के कवियों ने अलंकार व रस में विविधता को अपनाया है और छंदों का खुलकर प्रयोग किया है। साथ ही अगर आप मुख्य तौर से अगर एक ही लाइन में इस युग की विशेषताओं को, प्रवृत्तियों को व्यक्त करना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि भाव और भाषा, कला और कथ्य दोनों ही रूपों में, दोनों ही दृष्टियों से यह एक समृद्ध काव्य धारा हिंदी साहित्य में मानी जाती है कि यह एक समृद्ध भाषा है इसकी और समृद्ध ही भाव है। अनेक भाव रूपों को इस काव्य धारा में व्यक्त किया गया है। द्विवेदी युगीन काव्य धारा भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से समृद्ध काव्य धारा मानी जाती है।